हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 3 परमाणु संरचना का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। भाग 1 में मैंने आप लोगों को परमाणु की संरचना के स्पष्टीकरण को पूरा स्पष्ट कर दिया था। साथ ही साथ उसमें मैंने आप लोगों को जो अपरमाणुक जो कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की उसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया था। आज है ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 2 में। हम लोग पढ़ेंगे आज रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे और विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे बोर-बरी का परमाणु मॉडल की इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके अतिरिक्त परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करेंगे और लास्ट बात करेंगे हम लोग समस्थानिक और संभारिक के बारे में। ठीक है, इसके बाद ये अध्याय खत्म हो जाएगा और खत्म हो जाने के बाद में मैं आप लोगों को इसका जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में, है ना। क्योंकि इससे पहले आप लोगों को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी पढ़ा दिया था, है ना। उसको बिल्कुल पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, पिछला वीडियो सबसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये आपको समझ आएगा। क्योंकि इसमें सीधा मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा करते हुए जाऊंगा। पिछले वाले टॉपिक में, पिछले वाले भाग में, पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है, बिल्कुल उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, और जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको बिल्कुल आप लोग करके भेजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हुआ क्या था कि रदरफोर्ड ने, है ना, जब इलेक्ट्रॉनों के वितरण को जानना चाहा कि परमाणु के अंदर क्या उपस्थित है किसी पदार्थ के अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम अपने प्रयोग में सर्वप्रथम क्या लिया, स्वर्ण पत्र लिया। क्या लिया उन्होंने? सर्वप्रथम स्वर्ण पत्र लिया और स्वर्ण पत्र लिया और साथ ही साथ उन्होंने धन आवेशित अल्फा कण को लिया। ठीक है, तो उन्होंने स्वर्ण पत्र को लेकर, ठीक है, एक स्वर्ण पत्र को लिया और स्वर्ण पत्र को लेने के बाद में उसने क्या किया, धन आवेशित जो अल्फा कण थे, ठीक है, उनका उन्होंने क्या किया, उसमें अंदर बौछार किया। जैसे ही उसने बौछार कराया, बौछार कराने के बाद उसने देखा कि कुछ जो अल्फा कण थे वो सीधे सीधे क्या हो रहे थे, स्वर्ण पत्र से आर पार क्या हो रहे थे, गुजर जा रहे थे। ठीक है, पहली स्थिति में उसने देखा कि जब उन्होंने स्वर्ण पत्र पर क्या किया, अल्फा कणों का जब बौछार किया, तो अल्फा कणों का बौछार करने के बाद में उसने पाया कि कुछ अल्फा कण जो थे वो सीधे सीधे क्या हो रहे थे, स्वर्ण पत्र से आर पार क्या हो रहे थे, गुजर जा रहे थे। दूसरी स्थिति में उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण जो थे वो न्यून कोण बनाते हुए क्या हो जा रहे थे, है ना, परिवर्तित होते जा रहे थे, परावर्तित हो रहे थे। ठीक है, तीसरी स्थिति में उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण, है ना, कम से कम 12,000 में से कुछ कण ऐसे थे जो जा तो रहे थे लेकिन उसी दिशा में वापस टकराकर वापस आ जा रहे थे। उसी दिशा में सीधा जा रहे थे और टकराकर क्या हो रहे थे, वापस आ जा रहे थे। तो इस स्थिति में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर जब हुआ क्या था कि पहली स्थिति में जब, है ना, परमाणु के अंदर जब उदाहरणतः हुआ क्या कि जब उन्होंने अल्फा कण का बौछार किया था तो कुछ जो कण थे वो क्या होते, सीधे सीधे स्वर्ण पत्र से आर पार जा रहे थे। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि, निष्कर्ष निकालने के बाद बताया कि उसमें जो अल्फा कण जो वहां पर हमने प्रक्षेपित किया था उसमें से वो क्या हो रहे थे, स्वर्ण पत्र से आर पार जा रहे हैं। मतलब उन्होंने पाया कि इसके अंदर का अधिकांश भाग कैसा है, खाली है, खोखला है, जिस पर कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने पहली स्थिति में बताया कि, है ना, इस परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है, खाली है। ठीक है, दूसरी स्थिति में हुआ क्या था कि वो कुछ अल्फा कण जो थे जब बौछार कराया गया था तो वो न्यून कोण बनाते हुए परावर्तित हो रहे थे। तो इसमें उसने पाया कि क्योंकि धन आवेशित अल्फा कण थे तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर जो है वो धन आवेशित जो भाग है वो बहुत ही कम मात्रा में है। धन आवेशित जो अल्फा जो कण है उस परमाणु के अंदर कैसे है, कम है। तो अर्थात क्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है उसके अंदर। क्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। कुछ अल्फा कण जो थे, 12,000 कणों में से कुछ अल्फा कण जो थे वो जा तो रहे थे लेकिन टकरा कर सीधा उसी दिशा में क्या हो रहे थे, वापस आ जा रहे थे। तो उन्होंने पाया कि हाँ, इसके अंदर, परमाणु के अंदर, है ना, क्या है, नाभिक जो है मौजूद तो है लेकिन क्या हो रहा है, उसके अंदर जो धनावेशित भाग जो है वो बिल्कुल कैसा है, नगण्य है, ना के बराबर है, कम है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्यादा बताया गया। ठीक है, तो चलिए इसको चित्र के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। ये तो थ्योरी के माध्यम से समझा, अब चित्र के माध्यम से इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम क्या लिया, एक स्वर्ण पत्र लिया, है ना, ध्यानपूर्वक समझिएगा बिल्कुल। ये स्वर्ण पत्र है। स्वर्ण पत्र लेने के बाद में किसने लिया था, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों में क्या किया, एक स्वर्ण पत्र लिया और स्वर्ण पत्र लेने के बाद में उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर अल्फा कणों का क्या कराया, उन्होंने बौछार कराया। वो भी कौन से थे, धन आवेशित अल्फा कणों का क्या किया, उन्होंने बौछार कराया। जैसे ही धन आवेशित अल्फा कणों का बौछार कराया तो बहुत, है ना, जो अल्फा कण थे वो क्या हो रहे थे, सीधे सीधे क्या हो रहे थे, स्वर्ण पत्र से क्या हो जा रहे थे, आर पार क्या हो रहे थे, गुजर जा रहे थे, है ना। कुछ अल्फा कण ऐसे थे
है ना, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो स्वर्ण पत्र से क्या हो रहे थे, सीधे सीधे क्या हो रहे थे, आर पार क्या थे, गुजर जा रहे थे। ठीक है, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो न्यून कोण बनाते हुए या तो अधिक कोण बनाते हुए स्वर्ण पत्र से क्या हो रहे थे, आर पार क्या हो रहे थे, गुजर जा रहे थे। ठीक है, पहली स्थिति में क्या हुआ कि जब स्वर्ण पत्र के अंदर धनावेशित अल्फा कण को प्रक्षेपित किया गया तो उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण जो थे स्वर्ण पत्र से सीधे क्या हो रहे थे, ऐसे आर पार क्या हो रहे थे, गुजर जा रहे थे। ठीक है, दूसरी स्थिति में उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण जो थे वो क्या कर रहे थे, न्यून कोण बनाते हुए और अधिक कोण बनाते हुए क्या हो रहे थे, गुजर जा रहे थे। तीसरी स्थिति में उन्होंने पाया कि, है ना, जब धनावेशित अल्फा कण को प्रक्षेपित किया गया तो उसने तीसरी स्थिति में पाया कि कुछ अल्फा कण जो थे वो जा तो रहे थे लेकिन उसी दिशा में टकराकर क्या हो जा रहे थे, वापस आ जा रहे थे। मतलब गए और उसी दिशा में क्या हो गए, वापस लौट कर आ गए। तो इस आधार पर यह बताया गया, ठीक है, इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया और निष्कर्ष निकालने के बाद बताया गया कि पहली स्थिति में जब उन्हें पाया कि अधिकांश अल्फा कण आर पार गुजर जा रहे थे तो उन्हें पाया कि इस परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला और खाली है, इसीलिए जो अल्फा कण है वो सीधे सीधे क्या हो रहे, स्वर्ण पत्र से आर पार गुजर जा रहे हैं। दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि न्यून कोण और अधिक कोण बनाते हुए गुजर जा रहे थे तो उन्होंने पाया कि परमाणु के अंदर का अधिकांश जो धनावेशित भाग है वो कैसा है, कम है, नगण्य है, ना के बराबर है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, अधिक है। तीसरी स्थिति में उन्होंने पाया कि जब कुछ अल्फा कण जो थे सीधे सीधे डायरेक्ट जा रहे थे और वापस आ जा रहे थे, उसी दिशा में वापस लौट आ रहे थे। मतलब तीसरी स्थिति में उन्होंने पाया कि नाभिक में तो धनावेश मौजूद है लेकिन यहाँ पर भी ऋणावेशित जो संख्या है वो कैसा है, अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जिसमें नाभिकों की व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि हाँ नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसकी स्थिति का हमको पता चल गया। ठीक है, तब हुआ क्या कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अब विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, तो इस आधार पर जब रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, ये तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा, है ना, कि पहले में क्या हुआ और इसका निष्कर्ष इसने क्या निकाला। ठीक है, अब हुआ क्या कि होता क्या है कि जब कोई भी वैज्ञानिक कोई प्रयोग करता है तो उसके पीछे और बहुत सारे वैज्ञानिक क्या करना शुरू कर देते हैं, कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उदाहरणतः आप एक डायग्राम भी बनाओगे तो आपको तो अच्छा पसंद आएगा लेकिन आपके जो मित्र रहते हैं वो बिल्कुल उसमें कमियां निकाल देंगे। जिस प्रकार से लड़कियां हाथ में मेहंदी लगाती हैं और मेहंदी लगाने के बाद में वो मेहंदी उनको पसंद आता है लेकिन उनके साथियों को, उनकी सहेलियों को पसंद नहीं आता, बोलते थोड़ा सा डिजाइन यहाँ से चेंज कर देना था तो अच्छा लगता। मतलब वही चीज है, यहाँ पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया अपना, अल्फा कण और स्वर्ण पत्रों को लेकर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन कुछ जो और वैज्ञानिक थे उनको ये पसंद नहीं आया, उनमें कमियां निकालना शुरू कर दिए। तो उन्होंने यहाँ पर हम बात करते हैं नील्स बोर और उनके सहयोगी जो थे बरी। ठीक है, जिनको हम कहते हैं बोर बरी, क्योंकि एक है नील्स बोर और दूसरा है बरी। इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को, क्रम को समझाने के लिए, है ना, अपना मॉडल क्या किया, उन्होंने प्रस्तुत किया और बताया। ठीक है, होता क्या है कि अगर इसमें हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो कहां पर मौजूद है, इसको तो बिल्कुल रदरफोर्ड ने क्लियर नहीं किया। ठीक है, हो सकता है कि दो, है ना, इलेक्ट्रॉन है तो हो सकता है कि समान आवेश वाले हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते होंगे या तो आपस में टकरा जाते होंगे, है ना, इसको भी इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो इस जो क्रम था उसको पूरा करने के लिए, बताने के लिए, है ना, नील्स बोर और उसके सहयोगी किसने, बरी ने, दोनों ने क्या किया, एक मॉडल प्रस्तुत किया और उसके आधार पर बताया कि हाँ इसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का क्रम कुछ इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि होता क्या है कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और इसके चारों ओर जो अचर कक्षाएं होती हैं उस अचर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, घूमते रहता है। ठीक है, अचर कक्षाएं होती है और अचर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहता है, घूमते रहती है। इसमें जो पहली कक्षा, नाभिक के समीप जो पहली कक्षा होती है उसे हम लोग के कक्षा या एक नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसके के नजदीक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल, उसके बाद फिर एम और उसके बाद फिर एन कक्षा। ऐसे 4 कक्षाएं यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये नील्स बोर और बरी ने, दोनों सहयोगियों ने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के क्रम को क्या किया था, उन्हें बताया था। चलिए इसको चित्र के माध्यम से क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद फिर यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पर नील्स बोर और उसके सहयोगी कौन था, बरी। ठीक है, खाने वाली बरी नहीं है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, खाने वाली बरी नहीं है ये, है ना, छत्तीसगढ़ी बोल देते हैं रखिया बरी, पपीता बरी, ये बरी नहीं है। ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर, है ना, परमाणु है और परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक जो होता है वो क्या होता है, मौजूद होता है। और नाभिक में हमेशा मौजूद होता है प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, नाभिक में हमेशा कौन मौजूद होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर इसके पास होता है धन आवेश और इसके पास कोई भी आवेश नहीं, लेकिन फिर भी हम नाभिक को कहते हैं धन आवेशित। क्या कहते हैं, नाभिक हमेशा धन आवेश लेकर बैठा हुआ होता है। ठीक है, और इसके चारों ओर अचर कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन जो है, इसके चारों ओर जो अचर कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, घूमते रहता है। ठीक है, इसके समीप वाली, नाभिक के समीप वाली कक्षा को हम के कक्षा के नाम से जानते हैं। किसके आधार पर, नील्स बोर और बरी के आधार पर। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके समीप एक और कक्षा जिसको हम लोग कहते हैं एल, इसके समीप एक और कक्षा जिसको हम लोग कहते हैं एम, और इसके समीप एक और कक्षा जिसको हम लोग कहते हैं एन। ठीक है, वहां बना नहीं, ठीक है, बिल्कुल इसको समझ ली जाएगा, है ना। एक कक्षा और है यहाँ पर। ठीक है, तो के एल एम एन ये ऊर्जा स्तर है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, के एल एम एन। अभी आगे चर्चा करेंगे इसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा स्तर, क्योंकि इसी के आधार पर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर भेजेंगे भी। अभी मैं इसको समझाऊंगा भी आप लोगों को, जैसे ही मैं बोरबरी की योजना में पहुंचूंगा इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा भी। ठीक है, तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है ये तो बिल्कुल आपने मुझे समझ लिया, क्योंकि परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक जो हमेशा धनावेश लेकर बैठा हुआ होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, नाभिक के समीप रहने वाली सबसे प्रथम कक्षा जिसको हम लोग के कक्षा के नाम से जानते हैं, उसके बाद फिर उसके समीप आने वाली कक्षा उसको एल, उसके बाद फिर एम और उसके बाद फिर एन कक्षा होते हैं। ये बोर बरी के, है ना, बोर और बरी के परमाणु मॉडल के आधार पर बताया गया। चलिए अब चर्चा करते हैं इसमें हम लोग बोर बरी योजना और इलेक्ट्रॉनिक वितरण। अब बोर बरी योजना में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये तो इसका मॉडल तैयार किया गया, अब इसे वितरण किस प्रकार से करते हैं इलेक्ट्रॉनों का उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो चलिए, तो बोर बरी के परमाणु मॉडल में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से हुआ। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण करने के लिए उन्होंने बताया कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2n, है ना, 2n स्क्वायर। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, 2n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर n जो होता है ना, n जो होता है वो क्या होता है, जो कक्षा में, है ना, जो कक्षा होता है उसकी संख्या होती है। मतलब k को 1 2 3 और 4, ठीक है, ये कक्षा की क्रम संख्या होती है। याद रखना इसको, कोषों की ये क्रम संख्या, कक्षाओं की ये क्रम संख्या को n से क्या करते हैं, हम लोग डोनेट करते हैं। ठीक है, अर्थात नाभिक के सबसे समीप आने वाली कक्षा k की क्रम संख्या कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग 2n स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर रहे हैं, तो 2n स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू, यहाँ पर पॉइंट है, मैथ्स में जानते हो इंटू होता है, n मतलब पहली कक्षा 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, है ना, 2 दूना 2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होगा और 2 एकम 2। ठीक है, दूसरी स्थिति में जैसे एल का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। मतलब के पास कितना होता है, 2, एल के पास कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। उसी प्रकार से जैसे हम लोग 3 में बात करेंगे कितना हो जाएगा, 18, 4 में बात करेंगे कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं 2 8 18 32। ठीक है, 2 8 18 32। तो इस प्रकार से 2n स्क्वायर, है ना, मतलब इस नियम के आधार पर उन्होंने बताया कि सबसे समीप वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, उसके बाद फिर कितना होता है, 8, उसके बाद फिर 18, उसके बाद फिर 32। लेकिन ये भी बताया गया कि किसी भी, है ना, बोर बरी का तो पहला सिद्धांत बताया, दूसरे में बताया गया कि किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं भर सकते, इसको ही बताया गया। उसके बाद यह भी बताया गया कि अगर कोई भी कक्षा का, है ना, ये नहीं कहेंगे कि कोई भी कक्षा अगर पूर्ण हो चुका है तो आने वाली कक्षा तैयार होगा। जैसे ही अगर किसी भी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं तो आप अगली कक्षा क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा, है ना। जब तक वो पूर्ण नहीं होगा तब तक उसको भरते जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब एक कक्षा पूर्ण होगा तभी हम दूसरी कक्षा में प्रवेश करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक कक्षा में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं तो बिल्कुल आप कूद कर दूसरी कक्षा में चले जाते हो, जिसको हम कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। ठीक है, अभी हम जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। देखो दूसरा नियम यह बताया गया कि किसी भी, है ना, कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन से हम अधिक नहीं भर सकते। लेकिन के में कितना होता है, 2, ये अपवाद है, ये अपवाद है। के अंतिम कोष में कितने होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, के कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है, ये इसके लिए अपवाद है। लेकिन बाकी जो के बाद में एल एम एन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं भर सकते। किसके आधार पर, बोर बरी योजना के आधार पर। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, ठीक है, ही कक्षा क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि पहली कक्षा को हम क्या कर लेते हैं, पूरा पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद अगली कक्षा में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये तीसरा नियम है। ठीक है, तो अगली कक्षा में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना है, पहली कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए तो बिल्कुल आप दूसरी कक्षा में क्या कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। मतलब जैसे एल में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया तो बिल्कुल आप एम में जा सकते हो। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट कर दिया आप लोगों ने, अब अगला इलेक्ट्रॉन आपको देना है तो बिल्कुल आप एम में जा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम लोग इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ आ ही जाएगा। जैसे एक उदाहरण का बात करते हैं, ये तो हो गया बोरबरी का, है ना, इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को मैं, एकदम छोटा सा एग्जांपल। जैसे उदाहरणता ले लेता हूं, चलो यहाँ पर मैंने लिया सोडियम को। सोडियम का परमाणु क्रमांक, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर तत्वों का नाम दिया जाएगा तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक जो नाम है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसको निकालने के लिए दिया जाता है ना। आपको दिया जाएगा परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 20 तक। मतलब आपको हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक का परमाणु जो क्रमांक है वो याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केएलएम ऊर्जा स्तर के आधार पर निकालिए और इसको पूर्ण कीजिए और इसकी परमाणु संरचना बनाइए। तो मैं यहाँ पर लिया हूं नंबर 11। नंबर 11 किसका है, सोडियम का, है ना। ये परमाणु क्रमांक है ना सोडियम का है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। अब 11 को बोला जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए बोरबरी योजना के आधार पर। तो जैसे ही मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। एक के लिए, दूसरा एल के लिए, तीसरा एम के लिए और चौथा एन के लिए। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। अभी हमने बात किया था के में कितना होता है 2, एल में कितना होता है 8, एम में कितना होता है 18 और इसमें कितना होता है 32। लेकिन बोरबरी योजना के आधार पर क्या हुआ था, किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं दे सकते, तो उसी के आधार पर चलेंगे। मतलब पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में भी 8। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए तो पहले में 2 था। ठीक है, और सोडियम को कितना चाहिए, 11 चाहिए। ठीक है, तो पहले के लिए 2, तो पूरा पूरा 2 भर देंगे। ठीक है, अब इसके पास कितना है 8 है, एल के पास कितना है 8, तो 8 इसको पूरा पूरा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और अंतिम कक्षा में अब कितना चाहिए इसको पूरा करने के लिए, एक और चाहिए। 8 और 2 कितना हो गया 10, 11 चाहिए तो 1 चाहिए अपने को, तो 1 चाहिए तो 8 ही इधर हम 1 ले सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल हमने 1 ले लिया। आप देख लीजिए 8 2 है ना, 2 8 और 1, तो 8 2 10 और 1 कितना हो गया 11। तो इस प्रकार से सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। अब बोला जाएगा कि इसका परमाणु संख्या बनाइए, तो परमाणु संरचना बनाइए। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, नाभिक बनाएंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर नाभिक। ये नाभिक बन गया। ठीक है, ये नाभिक हमारा तैयार हो गया। अब नाभिक के बाहर, ठीक है, चलिए एक नाभिक बना दिया मैंने यहाँ पर, ये हमारा नाभिक बन गया। नाभिक के बाहर पहला अक्षर क्या बनाएंगे, के। क्या बनाएंगे, के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम एक ऊपर देंगे। व्यवस्थाओं के आधार पर चलेंगे, बोरबरी योजना के आधार पर चलेंगे। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा कक्षा क्या है, एल कक्षा बनाएंगे। हमने एल कक्षा बनाया। एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, वहां पर 1। एम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। तो ये हो गया सोडियम का परमाणु संरचना। ये हो गया सोडियम का परमाणु संरचना। ठीक है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते ही, देखिए कोई भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते ही अगली कक्षा तैयार हो जाती है। इस बात को याद रखना, ये बोरबरी की योजना के आधार पर मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। जैसे उदाहरण तो और बात कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपने सोडियम को लिया, सोडियम के बाद लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम को लेते हैं। चलिए कैल्शियम का कितना होता है 20, कैल्शियम का कितना होता है 20। अब 20 को तोड़ना है यहाँ पर, तो के कक्षा में कितना आएगा, ये तो 2 पूरा आएगा। ठीक है, उसके बाद एल में कितना आएगा, 8 पूरा आएगा, तो 8 और 2 कितना हो गया 10। अभी और 10 और जरूरत है, तो हम एम के पास चलते हैं। एम के पास पूरा 8 है, पूरा 8 ले लेते हैं इनसे। कितना हो गया 8 8 16 और 2 कितना हो गया 18। अब एन के पास चलते हैं, एन के पास कितना है 8, लेकिन हमको चाहिए कितना, 2 चाहिए हमको, तो कितना हो जाएगा 8 8 16 और 2 कितना हुआ 18। इसके पास 8 है, तो 8 तो हम पूरा नहीं ले सकते, हमको कितना चाहिए, केवल 2 ही चाहिए, तो यहाँ से 2 ले लेते हैं। तो देखिए 8 8 16 16 और 2 18, 18 और 2 कितना हो गया 20। तो इस प्रकार से कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों ने बोरबरी योजना के आधार पर आप लोगों ने निकाल दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हो आप लोग। अब इसका जो परमाणु संरचना है उसको तो बना सकते हो, परमाणु संरचना बस इसी प्रकार से बनाना है ना। अब तीसरे में कितना भर देंगे हम लोग, पूरा 8 भर देंगे, और चौथे में कितना भरेंगे हम लोग, जो एन कक्षा है उसमें कितना भरेंगे, 2 भरेंगे, तो इसका परमाणु संरचना बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। बिल्कुल इसको आप लोग क्या करेंगे, मुझे 1 से लेकर मतलब हाइड्रोजन से लेके पूरा कैल्शियम तक आप लोग बनाकर क्या करेंगे, मुझे भेजेंगे।
ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। बिल्कुल इसको बनाकर देखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, 5 नंबर 6 नंबर का प्रश्न ये आता ही है। ठीक, चलिए तो ये तो हो गया आप लोगों का, है ना, बोरबरी योजना के आधार पर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक का वितरण किस प्रकार से किया जाता है उसके आधार पर आप लोगों ने इसको समझ ही लिया है। बिल्कुल इसको बना कर देखिएगा, और जहां पर वीडियो में, है ना, देखने के बाद और समझ नहीं आया तो बिल्कुल इसको रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिएगा, जहां पे क्लियर नहीं हो रहा है उसको रिवर्स फॉरवर्ड करके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं इसमें हम लोग परमाणु संरचना और द्रव्यमान संख्या, है ना, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में। परमाणु संख्या होता क्या है, ठीक है, परमाणु संख्या अभी तक बात कर रहा था मैं, है ना, परमाणु संख्या होता क्या है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या जैसे कि हम लोग बात करेंगे इसमें हम लोग, है ना, किसी भी, है ना, नाभिक में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, है ना, प्रोटॉनों की संख्या और, है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, चलिए बात करते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं, परमाणु संख्या को हम लोग किसे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जेड से दर्शाते हैं, मतलब यहाँ पर बात किया जा रहा है ना, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के क्या होता है, योग तो नहीं होता है, के बराबर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और उसके चारों ओर घूम रहे, है ना, नाभिक के चारों ओर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, के बराबर होता है कौन, परमाणु संख्या। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग जेड से निरूपित करते हैं, और जेड इक्वल टू पी इक्वल टू क्या होता है, ई होता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु संख्या, ठीक है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, है ना, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और उसके चारों ओर घूम रहे, है ना, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। ठीक, चलिए तो ये तो हो गया परमाणु संख्या की परिभाषा। बिल्कुल इसको लिखकर भेजिएगा आप लोग, है ना, जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई। ठीक, चलिए अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डोनेट करते हैं। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, द्रव्यमान संख्या को ए से डोनेट करते हैं। ठीक है, इसका है पी प्लस एन। पी प्लस एन मतलब क्या बोला जा रहा है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, है ना, और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, मतलब फिर से बोल रहा हूं ना, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि नाभिक में कौन कौन उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। अब इसके सूत्र क्या बन गया, ए इक्वल टू पी प्लस एन, क्योंकि प्रोटॉन को पी से डोनेट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से डोनेट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को ए से डोनेट करते हैं, और परमाणु संख्या को जेड से डोनेट करते हैं। ये प्रोटॉन के लिए हो गया और ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हो गया परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक नाम से स्पष्ट हो रहा है, समस्थानिक मतलब क्या होता है, समस्थानिक मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो कोई भी परमाणु है ना, मतलब कोई भी तत्व है, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कैसा होता है, समान होता है। समस्थानिक जिसकी परमाणु संख्या कैसी है, समान है, और जो द्रव्यमान संख्या है वो कैसा है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या कैसा है, समान है, लेकिन उसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो कैसा है, भिन्न भिन्न है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक। जैसे कि हम बात कर सकते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक। एक होता है ना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, पोट्रियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर समस्थानिक किसे कहते हैं। बात किया मैंने, समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु संख्या कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होते हैं कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक जैसे कि बात कर सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक। पहला नाम लिया मैंने पोट्रियम, दूसरा नाम लिया ड्यूटेरियम और तीसरा नाम लिया मैंने ट्राइटियम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे। ये हाइड्रोजन का H, हाइड्रोजन का H और हाइड्रोजन का H, मतलब इनकी परमाणु संख्या कैसी है, समान है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो कैसा है, भिन्न भिन्न। एक में 1 है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 3 है। ये द्रव्यमान संख्या है, ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या को, बिल्कुल इसको याद रखना। ठीक है, इसका नाम क्या है, पोट्रियम, इसका नाम क्या है, ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्राइटियम। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, इसका देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या कैसा है, समान है, लेकिन जैसे हमने द्रव्यमान संख्या बात किया, परमाणु भार जो बात किया, परमाणु भार कैसा है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, परमाणु भार कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। परमाणु भार कैसा होता है, भिन्न भिन्न, बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर भी हम बात करेंगे समभारिक, मतलब
समभारिक में क्या बोला जा रहा है, जिनके भार समान है, मतलब परमाणु भार समान है, ठीक है, जिनके परमाणु भार कैसे हैं, समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे हैं, भिन्न भिन्न है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, समभारिक, भार समान है, वे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं, ठीक है। यहाँ पर परमाणु भार कैसा था, भिन्न भिन्न था, परमाणु का भार है ये, है ना, पोटेशियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे थे, समान थे, ठीक है। यहाँ पर समभारिक मतलब भार कैसा है, समान है, मतलब है ना, उनके भार समान है, परमाणु भार कैसा है, उसका समान है। तो वे तत्व जिनके परमाणु भार कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे उदाहरणता बात कर सकते हैं, यहाँ पर है ना, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर चौक ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। पहला नंबर बात करते हैं आर्गन। आर्गन का अगर परमाणु क्रमांक बात करें तो कितना होता है, 18। पोटेशियम का बात करेंगे तो कितना होता है, परमाणु क्रमांक 19, और कैल्शियम का बात करें तो परमाणु क्रमांक होता है 20, ठीक है। देखिए इसका परमाणु क्रमांक कैसा है, भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक कैसा है, भिन्न भिन्न है, लेकिन परमाणु भार कैसे होते हैं, समान होते हैं। परमाणु भार मतलब जैसे बात करेंगे, आर्गन का कितना होता है, 40, पोटेशियम का भी 40 और कैल्शियम का भी कितना होता है, 40। तो तीनों के भार कैसे हैं, समान है, मतलब ये समभारिक तत्वों के अंतर्गत आएगा और ये समस्थानिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को आज मैंने ये है ना 5 टॉपिक पढ़ाया है, और इस 5 टॉपिक में बिल्कुल मैं समझ रहा हूं या जान सकता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल आज समझ आया ही होगा, ठीक है। तो जितना भी आज आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, बिल्कुल इसको एक बार और अच्छे से वीडियो को देखिएगा, है ना, समझिएगा, और जहां समझ नहीं आता है बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप नंबर तो रखिए, बिल्कुल मुझे कॉल कीजिएगा, पूछिएगा, ठीक है। और आज आप लोग के लिए होमवर्क तो मैंने दे ही दिया है कि 1 से लेके जो 20 तक जो परमाणु क्रमांक है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है बोरबरी योजना के आधार पर उसको आप लोग को लिखना है, साथ ही साथ उसकी जो परमाणु संरचना है उसको आप लोग को बनाकर क्या करना है, भेजना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।